कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि यह वक्त इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है। इसी बदलते वक्त के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। वैसे तो मेरा बेटा आशीष शादी की उम्र का हो चुका था। मैंने उसे दो चार रिश्ते भी बताए, लेकिन कहने लगा कि अभी उसे कोई जल्दी नहीं है। मेरी अर्चना दीदी ने कितनी अच्छी लड़की का फोटो भेजी थी, इसी उम्मीद के साथ कि आशीष को लड़की पसंद आ जाएगी। सच में मुझे भी वह लड़की बहुत पसंद आई थी। काश यही लड़की हमारी बहू बनी होती तो शायद आज हम इतने दुखी नहीं होते। मैं भी आशीष से आस लगाए बैठी थी। आखिर उसी को तो फैसला लेना है, हाँ या ना करें। लेकिन उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन अर्चना दीदी बड़ी नाराज हुई थी मुझसे। खैर, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो गया। आशीष को भी बाहर देश में सेट होना था, इसीलिए उसने वहीं पर नौकरी के लिए आवेदन दे दिया था। और उसकी किस्मत देखो कि साल भर के अंदर ही उसे इतनी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल गया। अभी आशीष को 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ होगा यह नौकरी करके कि एक दिन उसने यह खबर सुनाकर हम सबको चौंका दिया कि उसे एक लड़की पसंद है। फिर क्या था, 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी हो गई। मैं मन ही मन सोचती, सच में आज की दुनिया बहुत ही तीव्र गति से भाग रही है। कुछ समय पहले तक मेरा आशीष खाने पहनने तक मेरी सलाह लेता था, अब वह शादी जैसे अहम विषय पर भी खुद ही निर्णय लेने लगा। आशीष के व्यवहार से हम पति पत्नी बहुत उदास थे। प्रकाश गंभीर स्वभाव के थे, इसीलिए प्रकट नहीं करते थे, लेकिन मुझसे अपनी उदासी छिपाई नहीं जाती थी। प्रकाश मुझे समझाते, कुसुम, उदास होने से कोई फायदा नहीं है। बेटा तरक्की कर रहा है, खुश है, यह सोचकर खुश रहो, ज़्यादा उम्मीद ना लगाओ। मैं उदासीनता से कहती, आशीष की तरक्की से तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारे बारे में सोचना भी तो उसका कर्तव्य है। इसे वह कैसे भुला बैठा। अपने देश में नौकरी करता, यहाँ की लड़की से शादी करता, हमें भी अपनी खुशी में भागीदार बनाता। वह तो वही का होकर रह गया। प्रकाश मुझे समझाते हुए कहते, आज के युग में यह बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे देश के युवा विदेश की चकाचौंध से आकर्षित होकर वहीं रच बस जाते हैं। हमारे कई परिचितों के बच्चों ने भी ऐसा ही किया है। मुझे बहुत आश्चर्य होता बच्चों के ऐसे व्यवहार पर। मैंने कहा तो प्रकाश ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो कुसुम, आशीष के व्यवहार से स्पष्ट है कि वह लौटकर हमारे पास नहीं आ रहा है। अब तो उसकी फ़ोन भी बहुत कम आते हैं, आते भी है तो चंद सेकंड के लिए, मात्र औपचारिकता। वह अपनी दुनिया में मस्त हैं। कुछ पल बाद उन्होंने फिर कहना शुरू किया, हमने बड़े प्यार व शौक से यह 2 मंजिला मकान बनवाया था, क्योंकि चेन्नई में आशीष को नौकरी मिल जाने की पूरी उम्मीद थी। वह भी हमेशा ऐसा ही कहा करता था। वह तो अमेरिका जाने के बाद अपनी कही सुनी सारी बातें ही भुला बैठा। खैर, उस समय तो हमने यही सोचा था कि आशीष यही नौकरी करेगा और शादी के बाद भी वह हमारे साथ ही रहेगा। यदि हम सबका तालमेल ठीक बैठा तब सब एक ही मकान में रहेंगे। यदि एक दूसरे से असुविधा महसूस हुई तब अलग अलग ऊपर व नीचे रह लेंगे। इस तरह से साथ साथ या पास पास रह सकेंगे। मैंने उदासीनता से कहा, अब तो ना साथ साथ ना पास पास रहना हो सकेगा। प्रकाश ने कहा कि ऊपर का हिस्सा किराए पर दे देंगे। मैंने सहमति देते हुए कहा कि यही सही रहेगा, इससे कोई तो बात करने के लिए मिलेगा। पैसा तो हमारे पास ठीक ठाक है, दोनों की पेंशन गुजर बसर के लिए काफ़ी है। ऊपर मंजिल किराए पर देने से सूनापन व अकेलापन जाता रहेगा। इस विचार से हमने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया। अगले ही दिन दयाकांत सक्सेना बातचीत के लिए आ पहुँचे। उन्होंने बताया कि वे बैंक में मैनेजर हैं। उनका बैंक हमारे ही कॉलोनी में है। उनके बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी कॉलोनी के नज़दीक है, इसीलिए वे हमारा मकान किराए पर लेने को इच्छुक हैं। हम दोनों को भी बेहद शालीन व सभ्य मालूम हुए। हमने उन्हें मकान किराए पर दे दिया। रविवार के दिन वे लोग हमारे घर में शिफ्ट हो गए। प्रकाश ने उनसे आग्रह किया, दयाकांत जी, आज आपको सामान व्यवस्थित करना है, इसीलिए आप लोग लंच हमारे साथ कीजिए।
हंसमुख दयाकांत जी ने कहा, चलिए यह ठीक रहेगा। एक दिन तो अपने हाथ से खाने से छुटकारा मिलेगा। और वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। दयाकांत जी अपने इकलौते बेटे हितेंद्र के साथ लगभग 1 बजे खाना खाने आ गए। हितेंद्र को देखकर मुझे बार बार आशीष की याद आ जाती। ठीक वही रंग रूप, कदकाठी, उठने बैठने, बात करने का तरीका भी बहुत मिलता जुलता। हितेंद्र से बात करने, उसे खिलाने में मुझे विशेष आनंद महसूस हो रहा था। दयाकांत जी और हितेंद्र के आ जाने से हमें स्वतः ही घर में चहल पहल सी महसूस होने लगी। अगले दिन सुबह हितेंद्र की तेज आवाज़ सुनाई दी, नहीं, मैं नहीं पीऊँगा बोनवीटा, मुझे कॉफ़ी ही पीनी है। दयाकांत जी मनुहार करते हुए बोले, आज पी लो, बना दिया है, कल से कॉफ़ी ही बना दूंगा। हितेंद्र बालकनी से चिल्लाते हुए बोला, मैंने कह दिया ना, नहीं पीऊँगा तो बस नहीं पीऊँगा, मेरे पीछे मत लगिए। और वह तेजी से सीढ़ी उतर के बाहर निकल गया। दयाकांत जी यह कहते हुए उसके पीछे दौड़े, थोड़ा रुको, मैं तुरंत कॉफ़ी बना देता हूँ, प्लीज़ पी कर जाओ। हितेंद्र तो गेट से बाहर निकल जा चुका था। दयाकांत के पहुँचते पहुँचते वह तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके 9-2-11 हो चुका था। हम पति पत्नी बागबानी में लगे हुए थे। हम दोनों ने पिता पुत्र की सारी बातें सुनी थीं, किंतु अनसुने से बने अपने काम में लगे हुए थे। दयाकांत जी ऊपर जाने के पहले 1 मिनट के लिए ठिठके और बोले, आपका बगीचा काफ़ी सुंदर है, आप दोनों का ही बागबानी में मन लगता है। आपने अपने किचन गार्डन में भी काफ़ी कुछ लगा रखा है। प्रकाश ने हाथ धोते हुए कहा, काफ़ी कुछ तो नहीं है, हाँ कुछ कुछ लगा दिया है। दयाकांत जी, क्या बताऊँ, ताज़ी ताज़ी सब्जियों का आनंद ही कुछ अलग होता है। प्रकाश ने उनसे चाय का आग्रह किया, किंतु वे असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए व्यस्तता का बहाना बना ऊपर लौट गए। अगले दिन फिर हितेंद्र के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, आपने क्यों कॉफ़ी बनाई? मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, मैं बॉर्नविटा पीऊँगा। दयाकांत जी ने आहत स्वर में कहा, तुम तो हद करते हो, आज कॉफ़ी बना दी तो तुम्हें बॉर्नविटा चाहिए। हितेंद्र बदतमीजी से बोला, आप यह सब क्यों करते हैं? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, खुद बना लूँगा। दयाकांत जी ने प्यार से कहा, मुझे तुम्हारे लिए करना अच्छा लगता है। हितेंद्र ने सख्त लहजे में कहा, मुझे बुरा लगता है। हितेंद्र यह आया वह गया कि तर्ज पर तेजी से मोटरसाइकिल से चलता बना। बेचारे दयाकांत जी दौड़कर भी उसे रोक न पाए। हम पति पत्नी बागबानी के बाद चाय का प्याला लेकर बगीचे में ही बैठे थे। प्रकाश ने आज फिर दयाकांत जी से चाय का आग्रह किया। दयाकांत जी मान गए। साथ चाय पीना, कुछ हल्की फुल्की बातें करना हम तीनों को ही अच्छा लगा। आज रविवार का दिन था। पिता पुत्र में बहस हो रही थी। तेज आवाज हितेंद्र की ही थी। हम दोनों सोच ही रहे थे कि ऊपर जाकर देखते हैं कि माजरा क्या है। तभी हितेंद्र बंदूक से छूटी गोली की तेजी जैसे दंदनाता हुआ निकला। गेट के बाहर सुमो गाड़ी में 8-10 लड़के लड़कियां लदे हुए थे तथा हो हल्ला कर रहे थे। हितेंद्र भी उसमें सवार हो हल्ले में शामिल हो चलता बना सबके साथ। दयाकांत जी पूछते ही रह गए, कब तक लौटोगे यह तो बताते जाओ। लेकिन हितेंद्र को उन्हें सुनने व जवाब देने की सुध ही हो तब ना। हमें देख दयाकांत जी हमारे साथ ही आ बैठे हैं। हमारे आग्रह पर उन्होंने चाय नाश्ता हमारे साथ ही किया। घंटे 1.5 घंटे बाद दयाकांत जी ऊपर जाने का उपक्रम करने लगे। तब मैंने कहा, भाई साहब, हितेंद्र भी बाहर गया हुआ है, आप हमारे साथ ही लंच कीजिए ना। पहले तो वे कुछ सकुचाए, किंतु बार बार आग्रह करने पर राजी हो गए। खाना तो हम तीनों ने मिलकर बनाया। प्रकाश तो रोज ही मेरे कुकिंग में मदद करते थे। दयाकांत जी भी यह कहकर साथ हो लिए, चलिए मैं तो रोज ही खाना पकाता हूँ, थोड़ी मदद किए देता हूँ। साथ साथ काम करते हुए काफ़ी औपचारिकताएं खत्म हो गई, इसीलिए हम खुलकर बातें करने लगे। मैंने कहा, भाई साहब, बुरा ना माने तो एक बात जानना चाहूँगी, वैसे इच्छा ना हो तो ना कर दीजिएगा। दयाकांत जी अचंभित से बोले, कैसी बातें करती हैं भाभी जी, जो पूछना है पूछ लीजिए। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे यह बात
दुविधा में डालती है कि आपने अपने घर में अपनी पत्नी की एक भी तस्वीर नहीं लगाई है। दयाकांत जी धीरे से बोले, भाभी जी, अब जब नाता ही नहीं रहा तब तस्वीर लगाने का क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा, नाता नहीं रहा मतलब वे जीवित है ना? दयाकांत जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ वह जीवित है, उसने मुझे छोड़ दिया। तब मैंने आश्चर्य से कहा, यह सब ऐसे कैसे हो गया? दयाकांत जी बोले, मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ। बैंक इतना पैसा तो देता है कि ढंग से जीवन बसर हो जाए, किंतु उसे बहुत ही हाई फाई जिंदगी पसंद थी। उसके पापा उच्च सरकारी अफसर थे, जिन्हें तनख्वाह के अलावा रिश्वत व उपहारों की भी आमदनी होती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए बेहिसाब पैसा खर्च करने की ही नहीं बल्कि बर्बाद करने की भी उसे पूरी छूट थी। मेरे पास उसके मायके जैसी आमदनी ना थी। मैं अपनी पूरी तनख्वाह उसके हाथ में सौंप देता, किंतु मेरी तनख्वाह तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित होती। पैसों को लेकर वह मुझसे झगड़ती। वह भी पढ़ी लिखी थी। मैंने उससे कहा, तुम भी नौकरी कर लो, आमदनी बढ़ने से मनमर्जी खर्च कर सकोगी। वह कहती, मेरे माता पिता को यह पसंद नहीं कि उनकी राजकुमारी नौकरी करे। मैं कहता, आजकल तो बड़े बड़े घर की लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं, इसीलिए झगड़ने से अच्छा है आमदनी बढ़ाई जाए। वह कहती, हमारी कॉलोनी में मेरी माँ की एक सहेली है, उनके पति भी बैंक मैनेजर हैं, वे तो अच्छा कमा लेते हैं। वे लोग तो बड़े ठाठ से रहते हैं, उन्हें देखकर ही मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। मैंने उसे समझाया, देखो हिमांगी, मैं रिश्वत लेना और देना दोनों ही गलत मानता हूँ। तुम नौकरी नहीं करना चाहती मत करो, मेरी तनख्वाह में शांति से रहो। हिमांगी को तो ऊपरी कमाई का नशा चढ़ा हुआ था। उसने बचपन से ऊपरी कमाई का आनंद उठाया था। वह मायके से पैसा लाना चाहती, जिसके लिए मैंने उसे साफ कह दिया था कि यदि वह वहाँ से पैसा लाएगी तो मैं जान दे दूंगा। हिमांगी ने अच्छे से रहना सीखा ही नहीं था, इसीलिए पैसे के लिए नित्य झगड़ना ही उसका काम बन गया था। हितेंद्र का तकाजा देने से भी वह नहीं रुकती थी। मैंने कहा, अमीर मायका होने के कारण समझौता न कर पाई और मायके जा बैठी। दयाकांत जी ने कहा, मायके जा बैठती तो इतना दुख ना होता, किंतु वह तो। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक गए। हम सभी शांत हो गए। उन्होंने फिर कहना आरंभ किया, उस दौरान मेरा एक कॉलेज का दोस्त ऑफिस के काम से आया था तथा मेरे घर पर मिलने भी आया था। वह तो 2 दिनों के लिए था, किंतु यह कहते हुए हफ्ते भर के लिए रुक गया कि यार अब आया हूँ तो रुक ही जाता हूँ, बार बार आना तो होता नहीं, इसी बहाने अपने यार से जी भर के बातें भी हो जाएगी। मैं भी खुश हो गया कि चलो अच्छा है, इस बहाने पुरानी यादें ताज़ा होंगी और हिमांगी के झगड़ों से अवकाश भी मिल जाएगा। बैंक में ऑडिट के कारण मैं चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सका, इसीलिए दिन में मैं ऑफिस और हितेंद्र स्कूल चले जाते थे। इसी बीच हिमांगी और मेरे मित्र विनोद को बातचीत का अच्छा अवसर मिलता। दोनों के ही विचार मिलते थे। विनोद भी सरकारी अफसर था तथा अपने पद का लाभ उठा तनख्वाह के अतिरिक्त ऊपर कमाई का हिमायती था। दोनों ने साथ रहने का निर्णय ले लिया। मैं सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था। उस दिन मैं हितेंद्र के पास बैठकर न्यूज़पेपर देख रहा था। हितेंद्र अपना होमवर्क कर रहा था। विनोद आधे घंटे में लौटने को कहकर बाहर गया था। तभी हिमांगी ने बिना झिझक के कहा, मुझे आपसे तलाक चाहिए। अचानक पड़े प्रहार से मैं हचकिचा सा गया, फिर भी खुद को संभालते हुए कहा, थोड़ा समझो हिमांगी, मेरी जैसी या मेरे से कम तनख्वाह पाने वाले मेरे सहकर्मी सभी तो शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। चिकने घड़े की तरह हिमांगी पर कोई प्रभाव ना पड़ा। वह प्रति उत्तर में बोली, और लोग कर लेते होंगे इतनी तनख्वाह में गुजर, मुझसे नहीं होती। मैं रोज ही खिंचतान से परेशान हो गई हूँ। मैंने फिर कोशिश करते हुए कहा, हिमांगी, जरा हितेंद्र के विषय में तो सोचो। इस कच्ची उम्र में उसे माता पिता दोनों का स्नेह व संरक्षण चाहिए। हिमांगी तो निर्णय ले चुकी थी, इसीलिए पूर्ववत ही बोली,
तुम उसे माँ पिता दोनों का स्नेह संरक्षण देना। मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई निशानी नहीं चाहिए। मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं भी अपना आपा खो बैठा, चीखते हुए कहा, अरे निर्लज्ज, कम से कम विनोद के जाने का तो इंतज़ार कर लेती। वर्षों बाद तो मैं अपनी जिगरी यार से मिला हूँ। 4 दिन तो खुशी से जी लेने देती। वह तो अच्छा है कि वह अभी यहाँ नहीं है, वरना मेरी पारिवारिक स्थिति देख वह कितना दुखी होता। हिमांगी ने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। वे मेरे लिए उपयुक्त जीवन साथी हैं। ना आमदनी की चिंता है, ना ही खर्च का हिसाब। जैसे चाहो कमाओ और जी भर कर उड़ाओ। हम दोनों के विचार पूरी तरह समान हैं। हिमांगी की बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। सारी बातें समझ में आने लगी। मेरा जिगरी यार मेरे साथ समय गुजारने के लिए नहीं रुका था, बल्कि अपने मित्र की असंतुष्ट पत्नी को अपने जाल में फांसने के लिए रुका था। विनोद की पत्नी का 6 माह पूर्व एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। असंतुष्ट हिमांगी को उसने भाप लिया और 2 के झगड़े में तीसरे का लाभ वाली कहावत चरितार्थ कर बैठा। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ अपनों के हाथों ठगा गया। बस उस समय से हिमांगी गई तो गई, बाद में हमारा कानूनी तलाक भी हो गया। खाना बन चुका था, लंच का समय भी हो चला था, किंतु दयाकांत जी की जीवन गाथा सुन अजीब सी उदासीनता पसर गई थी। हम सभी चुप थे। दयाकांत जी ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या भाभी जी, खाना नहीं खिलाइएगा? मैंने उठते हुए कहा, जरूर जरूर, अभी लगाती हूँ। दयाकांत जी ने धीरे से कहा, मेरा तलाक हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। अब तो इस दर्द के साथ जीने की आदत सी हो गई है। खाना खाने के बाद हम तीनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। प्रकाश ने पूछा, दयाकांत जी, आज आपने अपनी पत्नी के बारे में बताया, किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न है। मैं आपके और हितेंद्र के रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ। वह आपके प्रति बहुत रूखा व सख्त है, जो उचित नहीं है। कुछ तो बताइए, शायद हम कुछ मदद कर सके। तब दयाकांत जी ने कहा, सच कहूँ तो मुझे इस हेतु मदद की आवश्यकता है भी, किंतु मैं किसी से कहने से झिझकता हूँ कि भला मेरी व्यक्तिगत समस्या में क्यों कोई दिलचस्पी लेकर मदद करेगा। आपने पूछा है, मैं आभारी हूँ और आपको अवश्य बताता हूँ। हिमांगी मुझे छोड़कर चली गई। कच्ची उम्र का नन्हा हितेंद्र देख सुन तो सब रहा था, किंतु समझ कम रहा था। हिमांगी के जाने के बाद उसे हिमांगी से तो नफरत हो गई, किंतु वह प्यार मुझसे भी नहीं कर सका। उसी ने बेडरूम में लगी हमारी तस्वीर कूड़ेदान में डालते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, दोबारा मत लगाइएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हितेंद्र मुझे एक कमज़ोर इंसान मानने लगा है। जो अपनी पत्नी को ना संभाल सका, वह भला क्या कर सकेगा। माता पिता की रोज की किचकिच ने उसका बचपन बर्बाद कर दिया। इन झगड़ों से शायद खुद को असुरक्षित महसूस कर वह सख्त व रूखा बन बैठा है। मैंने कहा, आपने ठीक कहा भाई साहब। माँ पिता के झगड़ों से चिढ़कर उसने आपके साथ सख्त व रूखा व्यवहार अपना लिया है। वह आपको अपमानित कर संतुष्ट होता है। प्रकाश ने कहा, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। वह आपको बेइज्जत करने का मौका ढूंढता रहता है, किंतु एक अच्छी बात है कि वह अपने हम उम्र के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तभी तो उसके इतने सारे दोस्त हैं। हमें उसके मन में इस गलत धारणा को निकालना होगा कि उसके पापा एक कमज़ोर इंसान हैं। हमें प्रयास करके उसे समझाना होगा कि उसके पापा एक मजबूत इंसान हैं, जिन्होंने अपनी जीवन उसकी परवरिश हेतु न्यौछावर कर दिया है। वे भी तो दूसरा विवाह कर सकते थे, तब उसका क्या होता। उन्होंने स्वयं से ज़्यादा हितेंद्र पर ध्यान दिया। हम तीनों के प्रयास से मुझे पूरा विश्वास है कि हितेंद्र का पूरा मैल धुल जाएगा तथा एक निर्मल कोमल हितेंद्र विकसित हो सकेगा। आप लोगों के सहयोग से यदि हितेंद्र बदल जाता है, मेरा जीवन धन्य हो उठेगा। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दयाकांत जी भाव विभोर हो बोले। मैं तुरंत बोल पड़ी, कर दी ना भाई साहब परायों वाली बात। अरे अपनों के बीच एहसान कहाँ से आ गया। तब प्रकाश बोले,
देखिए दयाकांत जी, हमने अपने बेटे आशीष को प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। आज वह विदेश में जा बैठा है तथा परायों सा व्यवहार कर रहा है। वह खुश है, यह सोचकर हम भी खुश हो लेते हैं। अब अपनी आंखों के सामने हितेंद्र को भटकते देख रहे हैं। हम सब उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, अवश्य लाभ होगा। हम तीनों ने मिलकर तय किया कि ऑफिस के काम के बहाने दयाकांत जी 4-6 दिनों के लिए शहर से बाहर जाएं, जिससे हम हितेंद्र के नज़दीक आ सकें। दयाकांत जी ने तय कार्यक्रम के अनुसार हितेंद्र को बाहर जाने का कार्यक्रम बता दिया। उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। दयाकांत जी अपना सामान लेकर जा रहे थे। वह बेपरवाह औंधे मुंह लेटा रहा। अगले दिन सुबह प्रकाश मिठाई, फल, पनीर, सैंडविच, एक थर्मस में बॉर्नवीटा, एक थर्मस में कॉफ़ी लेकर ऊपर हितेंद्र के पास पहुंच गए। हितेंद्र मैगी बनाने की तैयारी कर रहा था। प्रकाश ने गर्मजोशी से गुड मॉर्निंग करते हुए कहा, आओ बेटा, साथ में नाश्ता करते हैं। हितेंद्र चुपचाप किचन से निकल आया। बोला, मुझे बेटा मत कहा कीजिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। प्रकाश ने कहा, ठीक है, फ्रेंड कहूँगा या हितेंद्र ही बोलूँ। हितेंद्र बोला, जो बोलना हो बोलिए, बस बेटा मत कहिए। प्रकाश और हितेंद्र ने नाश्ता कर लिया। हितेंद्र ने सभी चीज़ें शौक से खाई। तब प्रकाश ने पूछा, बोलो फ्रेंड, कॉफ़ी पियोगे या गर्मा गर्म बोर्नवीटा? हितेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी दे दीजिए। तब प्रकाश ने छेड़ते हुए कहा, नहीं फ्रेंड, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे क्या पता कि आज तुम्हें क्या पीना है, इसलिए मैं दोनों ही ले आया हूँ। हितेंद्र ने हंसते हुए कहा, आप मुझे कॉफ़ी दे दीजिए। दयाकांत जी से फ़ोन पर बात हुई। सुबह ब्रेकफास्ट का वाकया सुनकर वे खुश होकर बोले, वाह प्रकाश जी, यह तो कमाल हो गया। वह अपने हमउम्र के अलावा तो किसी से हंसकर बात ही नहीं करता। 2:30 बजे के लगभग हितेंद्र कॉलेज से लौटकर ऊपर जाने वाला था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, हितेंद्र, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया है। यदि यहाँ बैठकर खाओगे तो लगा देती हूँ, वरना ऊपर ले जा सकते हो। 2 पल को वह ठिठका, बोला, दे दीजिए। मैंने दयाकांत जी से हितेंद्र की पसंद जान ली थी। उसकी पसंद का आलू गोभी, दाल तड़का, खीरे का रायता, सलाद, पराठा, चावल उसे लगा कर दे दिया। रात में प्रकाश खाना लेकर ऊपर ही चले गए। हितेंद्र टीवी देख रहा था। उन्हें देखकर अचकचा कर बोला, इतना परेशान मत होइए, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता। प्रकाश कब चुप रहने वाले थे। फ्रेंड, आज आंटी के हाथ का बना खा लो, कल डिनर में पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। मुझे और आंटी को भी बहुत पसंद है। दोनों ने साथ खाना खाया। कुछ बातचीत भी हुई। हितेंद्र ने भी बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। प्रकाश चलते समय बोले, ओके फ्रेंड, गुड नाइट, सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। हितेंद्र गुड नाइट कहते हुए बोला, अंकल, ब्रेकफास्ट पर एक शर्त पर मिलूँगा। आप ब्रेकफास्ट ऊपर नहीं लाएंगे, मैं नीचे आकर लूँगा। प्रकाश ने खुश होकर कहा, चलो यही तय रहेगा। प्रकाश बेहद खुश थे कि हितेंद्र ने अपनेपन से उन्हें अंकल शब्द से संबोधित किया था। पहले दिन का रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलेगा, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। अब मुझे विश्वास हो रहा था कि मुझे मेरा हितेंद्र वापस मिल जाएगा। फ़ोन पर दयाकांत जी बोले, अगले दिन 7:30 के पहले हितेंद्र खुद ही ब्रेकफास्ट के लिए आ गया। मैं टेबल ठीक कर रही थी। आते ही वह बोला, गुड मॉर्निंग आंटी, आपके हाथों में तो जादू है, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने उसे थैंक्स करते हुए सिर हिला दिया, जिसका उसने प्रतिवाद नहीं किया। हम तीनों ने साथ ही नाश्ता किया। वह कॉलेज जाने के लिए तत्पर हुआ तो मैंने पूछा, हितेंद्र, तुम अपनी पसंद बता देते, तब मैं लंच में वही बनाती। उसने कहा, आंटी आप इतना अच्छा बनाती हैं कि कुछ भी बनाइए, अच्छा ही लगेगा। तब मैंने कहा, फिर भी तुम्हारी पसंद का बनाने का दिल कर रहा है। तब उसने कहा, मुझे राजमा चावल साथ में प्याज व हरी मिर्च का रायता बहुत पसंद है। मैंने कहा, ठीक है, मैं यही बनाऊंगी। रात में तो तुम्हारा डबल चीज़ पिज़्ज़ा खाने का मन है ना? हितेंद्र ने कहा, आंटी, यदि आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं आपके हाथ का बना खाना ही खाना चाहूँगा। हम पति पत्नी हितेंद्र के व्यवहार से बेहद खुश हुए। उसने औपचारिकता त्याग कर मेरे हाथ के खाने की फरमाइश की। दयाकांत जी से फ़ोन पर बात होती रहती थी।
वे यह जानकर खुशी से बोले, प्रकाश जी, आप लोगों ने बहुत जल्दी उसके दिमाग की खिड़की खोल दी है। चलिए, अब हमें रोशनी डालने की जगह तो मिल ही गई। आज हितेंद्र का कॉलेज बंद था। हमने पूरा दिन ही हितेंद्र के साथ बिताने का कार्यक्रम बनाया। सुबह 8 बजे तक वह आ गया। मैंने टेबल ठीक करते हुए कहा, बेटा, आज मैंने साउथ इंडियन डिशेस बनाई हैं। तुम्हें यदि नापसंद हो तो तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। मैंने गौर किया। मेरे बेटा संबोधन पर उसने ऐतराज नहीं जताया। हितेंद्र ने झट से कहा, नहीं आंटी, मुझे तो साउथ इंडियन डिशेस बेहद पसंद हैं। मैं तो यही खाऊंगा। ब्रेकफास्ट के बाद हम तीनों कॉफ़ी लेकर बालकनी में चले गए। हितेंद्र अब काफ़ी अपनेपन से बातें करने लगा था। हमने उसे आशीष का एल्बम दिखाया। उसने आशीष व उसकी पत्नी तथा बेटी के बारे में काफ़ी बातें की और तथा बोला, आशीष भैया को आप लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कम से कम फ़ोन से तो बराबर बात करनी चाहिए थी, और साल में एक बार तो आप लोगों से मिलने के लिए उन्हें आना चाहिए था। मैंने कहा, हितेंद्र बेटा, कुछ बच्चे ऐसा कर जाते हैं। माता पिता तो अपना सर्वस्व बच्चों पर लगा देते हैं। वे खुद से ज़्यादा बच्चों की चिंता करते हैं, किंतु कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी की मंजिल तय करते समय उन्हें राह में अकेला छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी उन्नति व स्वार्थ के नशे में माता पिता को भुला बैठते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि यदि माता पिता ने भी उन्हें भुला दिया होता तब वे किस लायक होते। मेरी बातें सुनने के बाद हितेंद्र शांत भाव से कुछ सोचने लगा। हमने टटोलते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, एकदम शांत हो गए हो? नहीं आंटी, यूं ही, उसने बात टालते हुए कहा। हम दोनों अच्छी तरह समझ रहे थे कि हितेंद्र दयाकांत जी के प्रति स्वयं के व्यवहार की समीक्षा कर रहा था। प्रकाश ने देखा, लोहा गर्म है, चोट करना उचित रहेगा। वे उसे टटोलते हुए बोले, फ्रेंड, तुम अपने पापा के प्रति काफ़ी रूखे हो। क्या बात है? फ्रेंड मानती हो ना मुझे? इतना जानने का हक तो है ना मेरा? हितेंद्र धीरे से बोला, अंकल, मैं चाह कर भी पापा के साथ सहज नहीं रह पाता हूँ। अभी वे नहीं हैं तो उनकी कमी महसूस करता हूँ, किंतु सामने होते हैं तो चिढ़ होती है मुझे उनसे। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने बचपन में माता पिता को हमेशा झगड़ते ही देखा है। वह 2 पल रुककर फिर बोला, पापा मम्मी को अपनी बात समझाने में असमर्थ रहे, इसीलिए वे मुझे बेहद कमज़ोर इंसान लगते हैं। प्रकाश ने समझाते हुए कहा, बच्चों का मन मस्तिष्क बहुत भावुक व कोमल होता है। वह बड़ों की बातों को देखता सुनता तो है, किंतु पूरी तरह से समझने में असमर्थ होता है। वह अपनी छोटी समझ से एक धारणा बना लेता है। तुम मेरे बेटे समान हो, तुम्हारा भला चाहता हूँ। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बताऊंगा। प्रकाश ने समझाना जारी रखते हुए कहा, फ्रेंड, तुम्हारे पापा एक कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत इंसान हैं। तुम्हारी मम्मी को मैं जितना समझ पाया हूँ वह यह है कि उन्हें धन दौलत की बेहिसाब भूख थी। वे तुम्हारे पापा से रिश्वत लेने के लिए लड़ाई झगड़ा करती थी। फ्रेंड, बैंक मैनेजर को इतनी तनख्वाह तो मिलती है कि वह एक सम्माननीय जीवन व्यतीत कर सके। ईमानदारी तो चरित्र का अनमोल गहना है। तुम्हारे पापा जैसे इंसान का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। तुम्हारे पापा को पत्नी व मित्र ने धोखा दिया। यह ऐसा घाव है जो नासूर बनकर तुम्हारे पापा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अपनों के धोखे को सहज कर जिंदगी को कर्तव्य की भांति निभाना किसी कमजोर इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। तुम्हारे पापा तुम्हारी अच्छी परवरिश के लिए अपने दुख को दरकिनार कर कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। तुम अपना कन्फ्यूज़न दूर करो तथा अपने पापा का आदर सम्मान कर खुद को योग्य बेटा सिद्ध करो। अगली सुबह दयाकांत जी लौट आए। जैसे ही उनकी टैक्सी गेट के सामने रुकी, हमसे पहले हितेंद्र गेट तक पहुंच गया। उसने जल्दी से टैक्सी का गेट खुला। दयाकांत जी बाहर निकले। उसने चरण स्पर्श करके पूछा, कैसे हैं पापा? दयाकांत जी बोले, मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें देखकर सफ़र की सारी थकान ही दूर हो गई। और हितेंद्र को गले से लगा लिया। हितेंद्र खुश था। वह पापा के हाथों से ब्रीफकेस लेकर ऊपर चला गया। दयाकांत जी प्रकाश के गले से लग गए। हम लोगों ने दयाकांत जी के चेहरे पर अद्वितीय खुशी देखी। गुस्सेल हितेंद्र को स्नेहमयी
हितेंद्र में बदला हुआ देख दयाकांत जी बोले, आप लोगों ने कमाल कर दिया, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। मैं कैसे आप लोगों का एहसान चुकाऊं? प्रकाश बीच में ही बात काटते हुए बोले, दोबारा एहसान का जिक्र ना करिएगा, अभी जल्दी से ऊपर जाइए, आपका बेटा इंतजार कर रहा है। दयाकांत जी व हितेंद्र से हमारा एक अनोखा रिश्ता बन गया है। इस रिश्ते ने हितेंद्र को तो सही मार्ग दिखाया ही, हमें अकल्पनीय उपहार दे दिया। आज हितेंद्र एक कुशल इंजीनियर है, सुंदर व सुशील गरिमा उसकी पत्नी है और दो प्यारे प्यारे बच्चों ने घर आंगन गुलजार कर दिया है। हम पति पत्नी का मन बेटा बहू पोता पोती के लिए तरसता था। एकांत में हम आंसू बहाते थे। आज हितेंद्र के कारण वह रिक्त कोना गुलजार हो उठा है। ऐसा महसूस होता है कि हितेंद्र के रूप में आशीष मिल गया है। सच में माइनस माइनस प्लस हो गया। मरुस्थल सा बना हमारा मन रिमझिम फुहार से सराबोर हो उठा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।